आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई की कहानी सुनते हैं। ये किसी जमीन या संपत्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी सरकार की शक्तियों की सीमाएं तय करने की। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी कपड़ा मिल के विवाद ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नियमों को हमेशा के लिए स्पष्ट कर दिया। कक्षा 9 के स्तर पर भी ये समझना बहुत आसान और मजेदार होने वाला है कि हमारे देश का ढांचा असल में काम कैसे करता है। चलिए एक बहुत ही गहरे विरोधाभास या कहें एक पैराडॉक्स से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। एक सीधा सा सवाल है, अगर किसी सरकार के पास संविधान में संशोधन करने यानी नियम बदलने की शक्ति है, तो क्या वो सरकार इसी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी नियम पुस्तिका को ही खत्म कर सकती है? क्या नियम बनाने वाला खुद को हर नियम से ऊपर रख सकता है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ और भारत के भविष्य के लिए बेहद जरूरी था। इस पूरी कहानी और कानूनी रस्साकशी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 स्पष्ट हिस्सों में बांट रहे हैं। मिनर्वा मिल्स विवाद, सत्ता का संघर्ष, 42वां संशोधन, मूल ढांचा सिद्धांत, रथ के 2 पहिए और अंत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो चलिए पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। मिनर्वा मिल्स विवाद, एक कपड़ा मिल की चिंगारी। अक्सर बड़े बदलावों की शुरुआत बहुत ही अप्रत्याशित जगहों से होती है। बात 1970 और 1971 के आसपास की है। हुआ ये कि केंद्र सरकार ने मिनर्वा मिल्स नाम की एक कपड़ा कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। सरकार का कहना था कि वहां उत्पादन बहुत गिर गया है। बाद में इसे पूरी तरह से राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, मतलब कंपनी का पूरा मालिकाना हक और कंट्रोल सरकार ने ले लिया। जाहिर है मिल के मालिकों को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन देखते ही देखते ये सिर्फ एक कारखाने का मामला नहीं रहा, बल्कि देश की सर्वोच्च शक्तियों के बीच एक बड़े युद्ध में बदल गया। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, सत्ता का संघर्ष, संसद बनाम न्यायपालिका। इस केस की अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर देश की 2 सबसे ताकतवर संस्थाओं के बीच के उस ऐतिहासिक टकराव को समझना होगा। ये टाइमलाइन उस बढ़ते हुए तनाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। शुरुआत हुई 1967 के गोलकनाथ केस से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। फिर 1973 में आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत सामने आया। इसका मतलब था कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल आत्मा या बुनियादी नींव को नष्ट नहीं कर सकती। मामला यही नहीं रुका। 1975 के इंदिरा गांधी केस में जब अदालत ने प्रधानमंत्री के चुनाव को ही खारिज कर दिया, तो तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया। मतलब न्यायपालिका बार बार सीमाएं तय कर रही थी और संसद बार बार उन्हें पार करने की कोशिश कर रही थी। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा अध्याय, 42वां संशोधन, सबसे बड़ा जवाबी कदम। जब न्यायालय ने संसद पर लगाम कसने की लगातार कोशिश की, तो संसद ने एक बेहद आक्रामक कानूनी दाव चला। 1976 के 42वें संशोधन के जरिए संसद ने खेल के रेफरी यानी न्यायालय को ही मैदान से बाहर निकालने की कोशिश की। इसके क्लॉज 4 ने साफ कर दिया कि अदालतें संविधान संशोधनों पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकती, और क्लॉज 5 ने तो यहां तक कह दिया कि संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो संसद ने एक कानून पास करके खुद को हर कानून और हर अदालत की पहुंच से। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की इस असीमित शक्ति को आसमान से भी ऊंची शक्ति कहा। ये बात वाकई डराने वाली थी। जरा सोचिए, अगर संसद को ये निरंकुश शक्ति मिल जाती तो वो किसी भी दिन एक नया कानून पास करके पूरे लोकतंत्र को ही खत्म कर सकती थी। एक सीमित और जवाबदेह सरकार को रातों रात एक असीमित तानाशाही में बदला जा सकता था। और अब चौथा हिस्सा, मूल ढांचा सिद्धांत, एक सीमित शक्ति। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा बचाव तंत्र इस्तेमाल किया। न्यायालय ने इस असीमित शक्ति के दावे को बहुत ही लॉजिकल तरीके से खारिज कर दिया। इसे ऐसे समझते हैं, संसद खुद संविधान की उपज है। संविधान ने ही संसद को बनाया है ना? और संविधान ने संसद को बदलाव करने की केवल एक सीमित शक्ति यानी लिमिटेड पावर दी है। अब जिसके पास पहले से ही सीमित शक्ति है, वो खुद एक नियम बनाकर अपनी ही शक्ति को असीमित कैसे कर सकता है? संशोधन करने का मतलब सुधार करना होता है, पूरी किताब को फाड़कर फेंक देना नहीं।
इस फैसले के अगले हिस्से को समझने के लिए हमें नागरिक आज़ादी और देश के सामाजिक लक्ष्यों के बीच का फर्क समझना होगा। संविधान के भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं, जैसे बोलने की आज़ादी और समानता, ये व्यक्तिगत आज़ादी हैं। दूसरी तरफ भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनका लक्ष्य गरीबी दूर करना और सामाजिक न्याय लाना है। 42वें संशोधन ने ये कह दिया था कि अगर सरकार को सामाजिक लक्ष्य पूरे करने हैं तो वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचल सकती है। अब 5वां अध्याय, रथ के 2 पहिए, संतुलन खोजना। कोर्ट को ये तय करना था कि क्या देश के आर्थिक लक्ष्यों के लिए इंसान की बुनियादी आज़ादी को दांव पर लगाना सही है। फैसले की ये लाइन पूरी स्थिति को बहुत खूबसूरती से समझाती है। अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक रथ के 2 पहियों की तरह हैं। दोनों बिल्कुल बराबर अहमियत रखते हैं। अगर रथ का एक पहिया टूट जाए तो क्या रथ आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। एक सच्चे सामाजिक बदलाव के लिए इन दोनों पहियों का एक साथ बैलेंस में चलना बहुत जरूरी है। तो असल बात यह है कि केवल आर्थिक लक्ष्यों को पाने के लिए व्यक्तिगत आज़ादी को पूरी तरह कुचल देना संविधान की नींव को ही हिला देता है। नागरिकों के हक छीनकर उनके लिए एक बेहतर समाज नहीं बनाया जा सकता। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का ये बैलेंस ही हमारे संविधान का असली मूल ढांचा है। और आखिर में 6वां अध्याय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, संविधान का रेफरी। बात घूम फिरकर उसी सिस्टम पर आती है जो ये सुनिश्चित करता है कि खेल के नियम सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। आसान भाषा में कहें तो ये न्यायपालिका की वो शक्ति है जिससे वो चेक करती है कि सरकार का बनाया कोई भी कानून या उठाया गया कदम संविधान के दायरे में है या नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे रेफरी ये देखता है कि कोई खिलाड़ी फाउल तो नहीं कर रहा। इस शक्ति के बिना नागरिकों के अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द बनकर रह जाएंगे। अदालत ने बहुत ही काव्यात्मक अंदाज में कहा था कि उपचार के बिना अधिकार पानी पर लिखे शब्दों के समान हैं। अगर किसी के अधिकारों का हनन होने पर कोई अदालत उसे रोक ही नहीं सकती तो फिर उन अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसने न्यायिक समीक्षा को छीनने की कोशिश की थी। अगर संसद खुद ही अपने बनाए कानूनों को सही या गलत ठहराने लगे तो ये शक्तियों के बंटवारे का मजाक होगा। एक नियंत्रित संविधान एक अनियंत्रित ताकत बन जाएगा जो किसी भी लोकतंत्र के लिए विनाशकारी है। चर्चा के अंत में हम सब इस बात पर विचार कर सकते हैं कि शक्तियों का ये नाजुक संतुलन जिसे मिनर्वा मिल्स के फैसले ने बचाया था वो आज भी हमारे लोकतंत्र की हिफाजत कर रहा है। अगर अदालत से कानून की जांच करने की शक्ति ही छीन ली जाए तो क्या कानून का शासन महज एक छलावा नहीं बन जाएगा? यह ऐतिहासिक केस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सिर्फ अच्छे नियमों की ही नहीं बल्कि एक निष्पक्ष रेफरी की भी हमेशा जरूरत रहेगी।